Myself is Dr. Harikrishna Semwal, Department of Physics, Government Degree College, Shatpuli, Podigarwal. Today, I will discuss here about second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या कहता है? सबसे पहले हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां जब पहले लॉ में रहती हैं तभी दूसरा लॉ बनाया जाता है। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। इसके अनुसार क्या है कि किसी भी सिस्टम पर या किसी भी बॉडी पर जब कार्य किया जाए या हीट सप्लाई की जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो है कार्य में खर्च हो जाता है और कुछ पार्ट जो है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो उसमें खर्च हो जाता है। इसका मतलब किसी बॉडी को अगर हीट सप्लाई की जाती है या किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो है इंटरनल एनर्जी में बदल जाता है और कुछ पार्ट उसका जो है वर्क डन कार्य करता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तो इसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता पाया। मतलब दिस लॉ हैज सम लिमिटेशंस, इट डज नॉट एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज माइट बी ऑकर। ये चीज भाई, अगर हम जैसे गाड़ी का टायर है, हम उसको एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो चलता है। लेकिन गाड़ी का टायर फिर गर्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हुई है, कुछ तो वर्क हुआ है और कुछ जो है हीट में कन्वर्ट हुई है, टायर गर्म हो गया है। लेकिन क्या ये हीट फिर काइनेटिक एनर्जी में बदली जा सकती है? इसके बारे में, डायरेक्शनल चेंजेस के बारे में यह लॉ कुछ भी नहीं बता पाया। ये इसका कारण है, ये इसकी कमी है। दूसरा, ये लॉ, द फर्स्ट लॉ हैज नो आंसर व्हाई हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए लो बॉडी एट लो टेम्परेचर। दूसरी चीज, ये फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बता पाया कि जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी की ओर क्यों बहती है, लोअर से हायर को क्यों नहीं बहती, फ्लो होती है। इस चीज को नहीं समझा पाया, इस चीज को नहीं बता पाया। जैसे चाय गर्म है, कप में चाय रखे थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती हो, तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी और सराउंडिंग की ओर चली जाती है, सिंक को चली जाती है। लेकिन हायर से लोअर को ही, या इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं हो सकता है, इस चीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन ये लॉ नहीं दे पाया। तीसरा, ये लॉ यह भी नहीं बता पाया है कोई अगर इंजन है और उस पर अगर बाय द वे उसको हीट सप्लाई की जाती है तो 100% इफिशियंट होगा या नहीं। 100 इफिशियंसी आप हम जनरली क्या करते हैं, इफिशियंसी को कैसे बताते हैं? इफिशियंसी को बताते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अगर किसी बॉडी को हम Q1 हीट देते हैं और वह बॉडी Q2 हीट सिंक को दे देती है या ये आप सराउंडिंग को चली जाती है और Q1 हीट, Q1 माइनस Q2 वर्क होता है तो W वर्क होता है, तो कुल मिला के इफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं W अपॉन Q1 से, है ना। कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? अगर हम किसी बॉडी को Q1 हीट सप्लाई करते हैं, Q2 हीट सिंक को चले जाती है, तो जो W वर्क हुआ वो किसके बराबर हुआ? वो Q1 माइनस Q2 के बराबर हुआ। और जो एफिशिएंसी सिग्मा से हम इसको बता, ईटा से हम इसको बताते हैं और ये हो जाती है W अपॉन Q1, जहाँ डब्ल के Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर हम ये बोलते हैं Q2 जीरो हो जाए, Q2 किसके बराबर हो जाए? जीरो हो जाए, तो Q1 अपॉन Q1 ये इफिशियंसी होती है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी इस केस में? 1 के बराबर हो जाएगी।
इसके इसमें इफिशियंसी किसके बराबर हो जाएगी 1, यानी 100% इफिशियंस हो जाएगा इंजन। क्या हो जाएगा इंजन जो है 100% इफिशियंट हो जाएगा। तो कोई इंजन मतलब टोटल किसी इंजन को अगर हम जो है हीट दे रहे हैं तो वह जो है कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करता है या नहीं करता है, इस चीज़ को भी जो है ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। तो इसलिए जो है ये इसकी लिमिटेशंस हो, ये भी इसकी कमी होगी। तो इन कमियों के कारण सेकंड लॉ की उत्पत्ति होती है। अब सेकंड लॉ The those above limitations are responsible for new fundamental principle such that second law of thermodynamics। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं। इसमें कैल्विन एक साइंटिस्ट है जो वो भी इस पे काम कर रहे थे, प्लैंक एक साइंटिस्ट भी वो भी इस पे काम कर रहे थे, क्लॉसियस एक साइंटिस्ट भी वो भी इस पे काम कर रहे थे, थॉमसन एक साइंटिस्ट भी वो भी इस पे काम कर रहे थे। कई साइंटिस्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स पे काम कर रहे थे। तो यहाँ से मिलके बना कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operating in a cycle will take heat from a body and convert it completely into work without leaving any change anywhere। अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना है कि जो हीट ले, हॉट बॉडी से हीट ले और उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर ले, यानी 100% इफिशियंसी हम इसको बोलेंगे कि 100% इफिशियंट हो। मतलब कोई भी बॉडी हीट लेती है, उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है उसकी वो सिंक को दे देता है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बॉडी या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है या कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है कि जो है जो हीट सप्लाई हो, हॉट बॉडी से हीट ले और उस हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सिंक को कुछ भी ना जाए, यानी 100% हो। ऐसा अभी कोई भी इंजन नहीं बना है। दूसरा इसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है इट इज इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operating in a cycle will transfer heat from cold body to hot body without expenditure of work by an external agency source और external energy source। अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना है कि जो है बिना एक्सटर्नल, जिस पर बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए वह कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हीट सप्लाई कर दे। ऐसा अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं बना। इन अदर वर्ड्स हीट कैन नॉट बी फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए कोल्डर टू ए हॉटर बॉडी। मतलब कोई अभी तक ऐसी डिवाइस नहीं बनी है जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को बिना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के या बिना बाह्य वर्क किए हुए जो है हीट को जो है हॉट बॉडी को सप्लाई करते हैं। ऐसा कोई भी अभी तक जो है डिवाइस नहीं बना हुआ है। ये जो है क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम कि इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब हम इन दोनों को प्रूव करके देखते हैं कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉलेट होता है तो कैल्विन प्लैंक, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर सेम है, एक जैसे हैं, इन दोनों का अर्थ अगर सेम है, तो अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉलेट होता है तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वॉलेट होना चाहिए। इसका हम प्रूव करते हैं कि हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई इंजन है
ये हमारे पे एक हॉट बॉडी है जो T1 टेम्परेचर पे है, कोल्ड बॉडी है ये T2 टेम्परेचर पे। T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई रेफ्रिजरेटर है और इस रेफ्रिजरेटर को जो है कोल्ड बॉडी से Q2 हीट सप्लाई हो रही है और यह रेफ्रिजरेटर पर बिना कार्य किए हुए Q2 हीट जो है सोर्स को सप्लाई हो रही है या हॉट बॉडी को सप्लाई हो रही है। यानी रेफ्रिजरेटर पर बिना कार्य किए हुए हीट सप्लाई सोर्स को हो रही है या हॉट बॉडी को हो रही है। इसका मतलब प्रोसेस स्टेटमेंट क्या है, वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर। यानी अगर Q2 हीट सिंक से जा रही है और रेफ्रिजरेटर बिना इस पर कार्य किए हुए, बिना रेफ्रिजरेटर पर कार्य किए हुए Q2 हीट हॉट बॉडी को सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस स्टेटमेंट क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। और दूसरा हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पे हॉट बॉडी से Q1 हीट सप्लाई हो रही है, किसी हीट इंजन है हमारे पास और इस हीट इंजन को हम Q1 हीट दे रहे हैं और यह हीट इंजन क्या कर रहा है, Q2 हीट तो सिंक को दे रहा है और W कार्य कर रहा है। W Q1 माइनस Q2, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। जो हीट है वो W कार्य हो रहा है इसके द्वारा। तो यहाँ पे जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये वॉयलेट नहीं हो रहा। तो रेफ्रिजरेटर को जब Q2 हीट सप्लाई हो रही है और ये बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए जो है Q2 हीट सेम हीट को जो है हॉट बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर तो क्लोजेस स्टेटमेंट, क्लोजेस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच सप्लाई हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जब तक रेफ्रिजरेटर पर कार्य नहीं किया जा सकता है, कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हॉट बॉडी को हीट सप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टेटमेंट का क्या वॉयलेशन हो रहा, जबकि इसी सेम केस में यहाँ पर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच एक हीट इंजन कार्य कर रहा है और W कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा तो हम ये देखते हैं इन दोनों इंजन को हम मिला देते हैं, रेफ्रिजरेटर को भी और हीट इंजन को मिला एक कंपोजिट इंजन बना देते हैं यहाँ पर। अब ये कंपोजिट इंजन में क्या होगा कि कंपोजिट इंजन में हम क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कंपोजिट इंजन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये Q1 हीट इंजन को Q1 हीट आ रही है, तो Q1 हीट और Q2 हीट हॉट बॉडी को जा रही है। कुल मिला के यहाँ पर जो कंपोजिट इंजन को हीट सप्लाई हो रही है, जब Q1 हीट आ रही है, Q2 जा रही है, ऊपर जा रही है, तो कंपोजिट इंजन को कुल मिला के Q1 माइनस Q2 हीट आ रही है और ये कंपोजिट इंजन वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है और ये W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 वर्क कर रहा है। अब हम इस केस में हमको सिंक की जरूरत नहीं, मतलब जितनी हीट हम ये देखें कंपोजिट इंजन हम इन दोनों का बना रहे, मिला करके बना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं Q1 माइनस Q2 हीट कंपोजिट इंजन को आ रही है और ये कंपोजिट इंजन W वर्क कर रहा है, Q1 माइनस Q2 वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉयलेशन हो रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी हीट इंजन, कोई भी इंजन, कोई भी डिवाइस अभी तक ऐसा नहीं बना है जिसको जो कि हीट को जो है कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, लेकिन यहाँ पर तो कर रहा है। Q1 में हमने अब कंपोजिट इंजन, तो हम ये देख रहे हैं Q1 माइनस Q2 हीट कंपोजिट इंजन को गई है और ये कंप्लीट वर्क में बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमने कुल मिला के देखा कि अगर जो है ये रेफ्रिजरेटर के केस में प्रोसेस स्टेटमेंट
वॉल का वायोलेशन होता है, तो कंपोजिट इंजन में हम ये देख रहे हैं इसका अगर कंपोजिट इंजन बनाते हैं, दोनों मिला देते हैं हम एक साथ, तो हम ये देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का भी यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, तो वायोलेशन हो रहा है। तो अगर वैदिक क्लॉसेस स्टेटमेंट वायोलेट हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या है, वायोलेट हो रहा है। हम अब ये देखते हैं कि अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायोलेट हो रहा है, तो क्लॉसेस स्टेटमेंट वायोलेट होना चाहिए, तथा हम इक्विवेलेंस बोलेंगे, दोनों लॉ सेम, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों लॉ है वो एक जैसे ही है। इफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वायोलेटेड, देन क्लॉसेस स्टेटमेंट इज आल्सो वायोलेटेड, तब क्लॉसेस स्टेटमेंट भी वायोलेट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक इंजन देख लेते हैं, यहाँ पर एक हम इंजन देख लेते हैं, और ये हमारे पास कोई हीट इंजन है, ये हमारे पास क्या है, कोई हीट इंजन है, और इसको जो है हॉट बॉडी से Q1 हीट सप्लाई हो रही है, Q1 हीट सप्लाई हो रही है, और ये हीट इंजन इस Q1 हीट को W वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए ये जो है सिंक को कोई यहाँ पर सिंक को कोई हीट नहीं दे रहा है, सिंक को कोई हीट नहीं देने का मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली जितनी हीट ले रहा है उतनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन है, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारे पास कि अगर किसी हीट इंजन कोई हीट इंजन को Q1 हीट सप्लाई होती है, तो उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो सिंक को देता है या सराउंडिंग को देता है। लेकिन यहाँ तो यह कंप्लीटली जितनी Q1 हीट ली और Q1 हीट को W वर्क में कन्वर्ट किया। अब माना हम W वर्क करते हैं इस रेफ्रिजरेटर पर, अब रेफ्रिजरेटर सिंक से Q2 हीट लेता है और इस पर W कार्य किया जाता है, तो ये जो है हॉट बॉडी को हीट सप्लाई कर लेता है। तो यहाँ पर क्लॉसेस लॉ का वायोलेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लॉसेस लॉ क्या बोलता है, कोई भी डिवाइस अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं बना है कि जिस पर बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए हॉट बॉडी को हीट सप्लाई कर ले। और यहाँ पर सही है, हम यहाँ पे W वर्क कर रहे हैं, देखिए ये W वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये W वर्क कर रहे हैं इस रेफ्रिजरेटर पर, और ये Q2 हीट सप्लाई हम इसको सिंक से कर रहे हैं कोल्डर बॉडी से, और ये हॉटर बॉडी को क्या कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है। और हीट सप्लाई कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, ये हीट सप्लाई कर रहा है W प्लस Q2 हीट यहाँ से आई, Q2 हीट तो यहाँ से आई और W वर्क यहाँ पे किया, तो W प्लस Q2, और W प्लस Q2 W किसके बराबर है, Q1 के बराबर, तो हम इसको Q1 प्लस Q2 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं हीट, यहाँ पर हीट इंजन के केस में जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन हो रहा है, जबकि रेफ्रिजरेटर के केस में जो है यहाँ पर जो है क्लॉसेस स्टेटमेंट का वायोलेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसको कंबाइन, दोनों इंजन को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों इंजन को अगर आप क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं इन दोनों इंजन को, तो ये कंपोजिट इंजन एक रेफ्रिजरेटर हम बना देते हैं। अब ये कंपोजिट रेफ्रिजरेटर बना देते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इससे Q1 हीट आ रही थी, ये W वर्क तो Q1 हीट W वर्क हो रहा था, और ये Q2 हीट जो है सिंक से आ रही थी, तो Q1 प्लस Q2 हीट जो है सोर्स को जा रही थी। अब हमने इसका कंपोजिट इंजन बनाया, तो यहाँ पे कुल मिला Q1 आ रही है और Q1 प्लस Q2 जा रही है। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q1। अगर कंपोजिट इंजन बनाते हैं तो ये Q2 हीट जो है, इसका मतलब कंपोजिट इंजन से रेफ्रिजरेटर से ये हॉट बॉडी को सप्लाई हो रही है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका अगर हम कंपोजिट इंजन बनाते हैं तो
सिंक से Q2 हीट जा रही है और बिना कार्य किए हुए ये Q2 हीट जो है सोर्स को सप्लाई हो रही है, जो कि जो है यहां पर क्लोजेस्ट स्टेटमेंट का वॉल्यूशन है। ये किस स्टेटमेंट का वॉल्यूशन है? ये क्लोजेस्ट स्टेटमेंट का वॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, हम दोनों को अगर वैसे तो हम कुल मिला के हमने इन दोनों इंजनों से क्या सीखा? अगर क्लोजेस्ट स्टेटमेंट वॉलेट होता है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी क्या होगा? का भी वॉल्यूशन होगा। इससे हमने देखा। दूसरा, अगर वैसे हमने इससे क्या देखा कि अगर वैसे ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉल्यूशन होता है तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट का भी क्या होगा? वॉल्यूशन होता है। इसका मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट also means the violation of closest statement and vice versa. Hence, both the laws are completely equivalent to each other. कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लॉज हैं ये क्या है? इक्विवेलेंट लॉ है। दोनों का अर्थ एक समान है। ओके, इसी के साथ इससे के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।